सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आज हफ्ते का क्योंकि पहला रोज़ है तो सारे अच्छे मूड में आए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के मूड्स ख़राब भी हो सकते हैं क्योंकि हर कोई हमजा ये सोच रहा था कि काश आज जो है वो चैम्पियंस जो हैं येलो एंड ग्रीन नहीं बल्कि ग्रीन शर्ट्स होती खाली क्योंकि जिस तरह अच्छा वैसे फाइनल भी हुआ है ना, वो भी कोई इतना हाँ। अच्छा फाइनल नहीं अच्छा, हुआ। हमजा फाइनल से ज़्यादा मुझे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का फाइनल लग रहा था, वो वाला मैच, क्योंकि जो फाइनल था वो फाइनल वाली इंग्लैंड फीलिंग और नहीं आई थी। न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल था वो भी बहुत बेहतरीन था। कल तो बड़ा वन साइडेड, केन विलियमसन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि उधर से वो अकेले चले और बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और ऑस्ट्रेलिया कल कामयाबी हुआ। लेकिन पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल ऐसे है। मेगा इवेंट के फाइनल टाकरे में कीवीज़ ने मुकाबला तो खूब किया मगर कैंगरूज के आगे उनकी एक ना चली और न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 172 रन बनाए। कप्तान विलियमसन की बात करें तो जारहाना इनिंग्स खेलते हुए उन्होंने 48 गेंदों पर 85 रन जोड़े। अच्छा, पहले 10 ओवर अगर हम देखें तो सिर्फ मेरा ख्याल है 57-58 स्कोर जो है न्यूजीलैंड ने किया था और कोई स्कोर नहीं था। लेकिन अगले 10 ओवर्स में उन्होंने 5वां गेयर लगाया और उसके बाद कमाल ही हो गया। 2-3 ओवर्स अंदर अच्छे पड़े लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्कोर करने में न्यूजीलैंड की टीम कामयाब हुई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन का जो हदफ था 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 18.5 गेंदें, मतलब 7 गेंदें भी रहती थी। अच्छा हमजा, डेविड वार्नर की बात करें तो 53 रन बनाकर वो आउट हुए। अगर हम मिचेल मार्श की बात करें तो 77 और मैक्सवेल की बात करें तो 28 स्कोर्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। अच्छा, इस बार में उसकी बारी नहीं आई है वेड की, जिसने हम लोगों को काफ़ी अच्छा खासा टफ टाइम वेड की तो बारी नहीं आई, नीचे स्टीव स्मिथ भी मतलब नहीं आए, बारी नहीं आई नीचे से प्लेयर्स की, तो वो बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने ये मार्का अपने नाम किया है। और न्यूजीलैंड की टीम वैसे ही किसी प्रेशर में लग रही थी ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए, क्योंकि पहले ही T20 वर्ल्ड कप के वैसे भी वर्ल्ड कप के फाइनल्स में अगर हम देख लें तो न्यूजीलैंड के साथ कोई अच्छा रिकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अच्छा, ये सारी सूरत है। रिकॉर्ड्स हमजा मुझे लगता है काफ़ी मैटर कर रहे होते हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का देखें तो तब भी यही वाली सिनेरियो बन रहा था और हम न्यूजीलैंड और जब ऑस्ट्रेलिया का देखा तब भी ये सिनेरियो था और दोनों ही टीम मुझे लग रहा था कि प्रेशर में आ गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए। तभी पाकिस्तान को भी थोड़ा सा मतलब वो हुआ और उस टाइम फिर पाकिस्तान ने भी मैच लॉस किया और फिर अब न्यूजीलैंड के साथ भी सेम यही हुआ। ऐसे ही जी, फाइनल के बेस्ट प्लेयर जो थे वो मार्च रहे हैं और टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के ही ओपनर डेविड वार्नर ने हैं। हालांकि उनके कप्तान ने खुद भी कहा कि मेरे लिए जाम्पा जो है उन्होंने वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे ओवर्स करवाए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हो रहा है कि बाबर को दे दिया जाता और हम तो चाहते ही थे कि बाबर को दे दिया जाता। अच्छा, बाबर ने 4 50s की हैं, बाबर ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, लेकिन आप ये भी देखें कि बाबर किसी मैच में मैन ऑफ द मैच भी नहीं रहे। हाँ जी, ये भी बात है। लेकिन अच्छा हमजा, एक और बात यह है कि रिजवान का 3रा नंबर आ रहा है रन्स के हवाले से, और क्योंकि बाबर का पहला है और वार्नर का दूसरा है उस लिहाज से, फिर भी वार्नर को टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो है टाइटल देना वो कुछ समझ से बाहर। अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा वैसे कहा जा रहा है कि शायद उनकी जो इनिंग्स थी वो ऑस्ट्रेलिया की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही थी और स्ट्राइक रेट अच्छा था, इसलिए शायद वार्नर को दिया गया है। क्रूशल मोमेंट्स में वार्नर ने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, तो ये सारी एक बात है कि जिसकी वजह से ये मामला शायद वार्नर के हक में चला गया। और शुएब अख्तर का जिस तरह से पहले भी मैं जिक्र कर रहा था वो थोड़े से अभी भी नाराज हैं। तुमने मैच देखा है? मैच देखा था सारा? हाँ, मैच देखा मैंने, मुझे तो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के अंदर आगे मुझे थोड़ा सा हुआ कि अब तो देखने का फायदा नहीं है। बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक कप्तान पाकिस्तान कौमी टीम के आमिर सुहेल साहब। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, जो बेहतरीन टीम थी वही जीती वर्ल्ड कप? बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में ये कोई सोच भी नहीं रहा था कि ये दोनों फाइनल में आएंगे, क्योंकि इनकी जो शुरू में परफॉर्मेंसेस थी कोई इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, अपना कॉम्बिनेशन अच्छा किया और फाइनल में पहुंचे। लेकिन मैं समझता हूँ कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सुपीरियर टीम थी एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था न्यूजीलैंड के लिए कि चूंकि ये आईसीसी का कोई मेजर इवेंट नहीं जीते हुए थे, सेमीफाइनल और फाइनल्स में आके ये मार खा जाते थे। इस वक्त दुआ कर रहे थे कि ये अच्छा खेल जाए, लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज अ सुपीरियर साइड
और जिस तरह पाकिस्तान की लिमिटेशंस थी सेमीफाइनल्स में, उसी तरह न्यूजीलैंड की लिमिटेशंस जो है वो फाइनल में एक्सपोज हुई। अच्छा आमिर सुहेल साहब, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर में हमें दिखाई नहीं दी। अगर उनकी विकेट्स भी गिरी हैं तो हमने देखा है वो बड़े कॉन्फिडेंटली खड़े रहे हैं, स्टैंड उन्होंने किया और फिर उन्होंने जीत भी जो थी वो उन्होंने हासिल भी किया है। इस तरह की जो है टीम में सलाहियत किस तरह से आती है, या फिर उनको ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है, या फिर वो खुद ही मतलब इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको उनके रिकॉर्ड्स पीछे होते हैं उनके कि वही हमेशा जीतते आए, तो ये चीज़ उनको लेके आगे चलती है? देखिए, ये उनका सिस्टम इस तरह के क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करता है, और सिस्टम जो है वो इतना वो तगड़ा सिस्टम है कि वहां पे आप समझे कि ये प्लेयर्स जो हैं ये एक बड़ी गरम भट्टी से तैयार होकर बाहर निकलते हैं, और फिर जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो अपनी धाक बिठाते हैं और ये बताते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। आई थिंक जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस ने आके खेला वो गमाजी कर रहा था कि उनका सिस्टम और उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का कितना ज्यादा फोकस है, और इसीलिए आपको ये परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं। और आप ये देखें कि आज से 6 महीने पहले कोई भी जो है, इवन ऑस्ट्रेलिया खुद जो है इतना ज्यादा अश्योर्ड नहीं होगा कि वो सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए। और आज देखिए उनकी मेहनत जो है रंग लाई, प्लेयरों को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और वर्ल्ड कप भी जीत गया। और ऑस्ट्रेलिया के पास अब आईसीसी के जितने भी टाइटल्स हैं मेरा ख्याल है उनके कबर्ड में पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रहेगी बस उनके पास, वो जब आ जाएगी तो वो भी मेरा ख्याल उनका कंप्लीट हो जाएगा। आमिर भाई, बाबर आजम के ऊपर बात हो रही है, शोएब अख्तर ने भी ट्वीट की थी, आप क्या समझते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ठीक दिया गया, विनिंग टीम की जानिब से ही दिया गया, और वार्नर की इनिंग्स ज़्यादा बेहतर थी बाबर आजम से क्योंकि स्कोर तो बाबर का बेहतर था? देखिए, मैं भी सोच रहा था कि बाबर आजम को मिलना चाहिए, उन्होंने कैप्टनसी भी अच्छी की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपने ये देखना है कि इस प्लेयर की परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम मैचेस कितने जीती। आप अगर ओवरऑल वार्नर की बात करें तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम डाउन थी और जिस तरह वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारे और जिस तरह मुश्किल में वो इवन साउथ अफ्रीका से भी मैच जीते, तो ये वार्नर ही था जिसकी अटैकिंग क्रिकेट की वजह से टीम का जो आउटलुक चेंज होना शुरू हुआ और टीम जो है वो पॉजिटिव खेलना शुरू हुई। आई थिंक वो डिजर्व करते थे, 3 प्लेयर ही डिजर्व कर रहे थे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, और मेरा ख्याल है वार्नर को दिया जाना जो है उसको उसके ऊपर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की कंडीशंस थी दुबई, शारजाह और अबू धाबी में, किसी बॉलर को देना चाहिए था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का ने, और ठीक है उनके नज़दीक ठीक दिया गया। वैसे भी वाकई अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम किरदार अदा करते रहे, और पाकिस्तान जो मैचेस जीतता रहा उसमें एक अच्छा स्टैंड तो मिलता था बाबर की इनिंग्स की वजह से, लेकिन उन तमाम मैचेस के अंदर मैन ऑफ द मैच जो था वो कोई और था। एक दफ़ा आसिफ हो गए, एक दफ़ा मलिक हो गए थे, रिजवान हो गए थे, और इस तरह की सूरत हाल थी। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अब्दुल गफ्फार साहब। अब जिस तरह से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप का जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, एजाज़ हासिल किया है, कैसा देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को कल की? वालेकुम सलाम, आप सबको भी सुबह बखैर। और ऑस्ट्रेलिया की यकीनी तौर पर जो ट्रॉफी कैबिनेट है, इस ट्रॉफी का 14 साल उन्होंने इंतजार किया। 5 मरतबा के मेंस वर्ल्ड चैंपियन है, 2 मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे ज्यादा मरतबा 91 मंथ्स तक आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने, वो कहते हैं ना कि जो चीज उनके पास नहीं थी उन्होंने उसके लिए मेहनत की। इस टूर्नामेंट में बड़ा जबरदस्त झटका लगा तो उनको इंग्लैंड से जब बुरी तरह शिकस्त हुई रवायती हरीफ से, लेकिन उस शिकस्त से उन्होंने सबक सीखा। मिचेल मार्श को नंबर 3 पर लेकर आए, श्रीनगर को अपने प्लान से आउट किया, और अच्छी टीमें ऐसा ही करती हैं कि उनको एक सिर्फ जो है झटका चाहिए होता है, और उनको मिला, और दे पीक एट द राइट टाइम और डिजर्विंग विनर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2021। ठीक है गफार भी, ये भी बताइए कि मतलब कि जो टॉस जीत रहा है वही मैच जीत रहा है, तकरीबन इसी तरह से हो रहा था। ये कुछ अनफेयर सा लग रहा था। अगर हम 1 घंटा मैच को आगे ले जाते तो शायद दोनों टीमों को इक्वली फ़ायदा मिल रहा होता, टॉस का इतना किरदार ना होता। ये कुछ आपको नहीं लगता कि लक के ऊपर ज़्यादा आ गया? कहा जा सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो पैटर्न रहा, फिर दोनों नॉकआउट मैचेस जो सेमीफाइनल के थे, फाइनल थे, लेकिन हमदा मैं दोनों मैचेस पे ये आर्गुमेंट करूंगा कि
अगर हसन अली वो कैच पकड़ लेते इसी तरह अगर इंग्लैंड की टीम जो है वो क्रिस जॉर्डन इतनी बुरी बॉलिंग ना करते, मुझे लगता है कि 170 प्लस जो स्कोर हुआ है, चाहे तो हमने किया जो 176 या कल 172 और ये पार स्कोर था, यहाँ पर आपको चाहिए था कि आप 190 या अराउंड इससे थोड़ा 10-15 ज्यादा करते। मैं मानता हूँ इस चीज को कि ये स्टैट्स वाइज एक बिल्कुल क्लैरिटी है कि आपने टॉस जीता, आपने चेस किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान भी और कल न्यूजीलैंड की टीम भी 10-15 से ज्यादा करके ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर ला सकते थे। कल तो चले ऑस्ट्रेलिया ने चांस नहीं दिया, वो तो कल रूथलेस क्रिकेट उन्होंने खेली। अप्रोच भी देखिए बहुत अच्छी है। अगर आप देखें पावर प्लेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने रन चेस करते हुए भी हमजा दोनों मर्तबा 9 रन पर ओवर मेंटेन किया। पाकिस्तान का 20 स्ट्राइक रेट अगर आपको पहले 10 ओवर में याद होगा हमारा 7 था। न्यूजीलैंड ने तो कल बहुत ही स्लो खेला मार्टिन गुप्टिल की वजह से। देखिए थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि गेम प्लान क्या है। ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान बड़ा सिंपल था, वो मिचेल मार्श को लाई इसीलिए नंबर 3 पर कि उन्होंने आते ही दोनों मैचेस में अटैक किया। कल भी उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने बिल्कुल न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं उनका जो फैक्टर था उसको बिल्कुल नलीफाई कर दिया उन्होंने, उनको जो है वो शुरू से अटैक किया। मुझे लगता है कि टॉस का फैक्टर जरूर है, लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ऑस्ट्रेलिया बहादुरों की तरह ही खेला है। क्या बात है जी, गफ्फार भी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी गेम खेली है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया कामयाब रही है। बिल्कुल ऐसे ही हमजा, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप का मरहला खत्म हो गया, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे मुशीर खजाना शौकत तरीन की, जिन्होंने महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को एक नया झटका दे दिया। कहते हैं कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी ही तो मुल्क में पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हाँ जी, गुज़श्ता रोज़ कराची में तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। इस बात पर वो खुश नज़र आ रहे थे कि आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब से माली इमदाद भी मिल जाएगी, जबकि IMF से मुआहदे पर जल्द खुशखबरी भी मिलेगी। और मतलब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुशीर ख़जाना मुल्क को मज़ीद कर्ज़ों में धकेलने की खुशखबरी जो है सुना रहे थे। बिल्कुल, और हमजा का देखा जाए तो इस वक्त हालत ये है कि पिछले कर्ज़ों की अदायगी के लिए नए कर्ज़े लेना पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की आमदन का अब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो किस्तों और सूद की अदायगी पर खर्च हो रहा है। ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान के पास खैर कोई और ऑप्शन भी नहीं है ये कर्ज लेने के अलावा, और जो हमें सऊदी अरब से सपोर्ट मिल रही है उसके बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसी पर बात करेंगे। मारूफ माहिर मॉइशर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पाकिस्तान की 9 इलाकाई ममालिक को पहली तिमाही में बरामदात की अगर हम बात करें तो 31.56%, जबकि दरामदात की अगर बात करें तो तकरीबन 43% इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो बरामदात में इजाफे का हमेशा दावा करती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गंगा उल्टी बह रही है। नहीं, बरामदात में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन दरामदात में उससे कहीं ज्यादा इजाफा हो रहा है। अच्छा। और दरामदात जो है वो बरामदात के मुकाबले में दुगना है। तो अगर दुगना वाला आइटम ये अगर इस तेजी से बढ़े और जो 1/2 है विच इज एक्सपोर्ट्स, वो अगर इसी 30% से भी बढ़े तो फिर भी हमारा तजारती खसारा है वो बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें एक्सपोर्ट्स पे तो तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें इंपोर्ट को कर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि सेलेक्टिव एंड येट अग्रेसिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए थी। तो आज ये शायद हम ये डॉक्टर साहब तजारती खसारे का जिक्र कर रहे थे, हमें बेकाबू होता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। इसमें कोई कमी का इम्कान आप देख रहे हैं और इसकी बड़ी वजूहात आप क्या समझ रहे हैं? जिस तरीके से हमारे मुल्क में कीमती गाड़ियां आ रही हैं और हम उसके लिए डॉलर दे रहे हैं, कितने शर्म की बात है कि जिस मुल्क के जेब में डॉलर नहीं है वो मांगता फिर रहा है राइट एंड लेफ्ट। उस मुल्क के अवाम को हमने इजाजत दे दी है कि जितनी कीमती से कीमती गाड़ियां हों आप मंगा सकते हैं, आपको डॉलर हम दे देंगे, स्टेट बैंक दे देगा डॉलर। ये बहुत इंतहाई शर्म की बात है। सिंगापुर हमसे कहीं ज्यादा अमीर मुल्क है। कोई इस तरीके से गाड़ी खरीद के दिखा दे सिंगापुर में कि जब मर्जी आए गाड़ी ले ले। सही है। वहां आप गाड़ी की बुकिंग कराते हैं तो आपको सरकार की तरफ से टाइम मिलता है कि आज से 4 साल के बाद या 5 साल के बाद आपको गाड़ियां मिलेंगी। तो वो सड़कों पे जो है पोल्यूशन उसको भी कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से जिसके पास डॉलर की कमी नहीं है लेकिन फिर भी डॉलर बचाते हैं अननेसेसरी चीजों पे खर्च करके। और हमें गरीब मुल्क हैं, मांगते फिर रहे हैं
लेकिन डॉलर को इस तरीके से लुटा रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम देखें तो मुल्क में मौजूदा गैस बहरान भी है और इसकी जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं, आलमी मार्केट पर आती है, फिर मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज हैं जिनका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा? मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जितनी भी की मिनिस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की, वहाँ पर बिल्कुल कैपेसिटी खत्म हो गई है। हमें कुछ नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है। जब चीज़ें सर पे आ जाती हैं तो उस वक्त हमें दौड़ भाग हमें करना पड़ता है, और हम दुनिया में हम एक दुनिया वाले हमें एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अभी ये जब सस्ते में गैस वेस मिल रहा था तो हमने कुछ भी नहीं किया, और जब ये $30 पे जो है वो पर जो भी क्यूबिक फीट जो गैस जब वहाँ पहुंचा है, तो हम अब जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कोई चीज की प्लानिंग नहीं है, कोई देख नहीं रहा है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। जब सर पे आके पड़ जाती है तो फिर हम दाएं बाएं देखते हैं, और इसी में फ्रस्ट्रेशन में जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं। इससे मुल्क को नुकसान होता है। तो बॉटम लाइन ये है कि हमारी वजारतों में कैपेसिटी खत्म हो गई है। डॉक्टर साहब, खजाना पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। सवाल हो रहा है क्या उस मुल्क की मुआशी हालत ठीक हो सकती है जहाँ कर्ज़ों को कौम के लिए खुशखबरी बनाकर पेश किया जाए? और ये भी बता दीजिएगा आप कौन सा मुतबादिल प्लान पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त डगर पर डाल सकता है? देखें, ये भी हमारा मुल्क भी अजीब मुल्क है। वी बोरो विद प्राइड एंड प्लेजर। हम जब बोरो करते हैं और हमें कर्जा मिलता है तो हमें कितनी खुशी होती है कि हमें फलां ने कर्जा दे दिया, और हम ये कहते हैं कि उस मुल्क के या उस इदारों की हमारी मईशत पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो हमें कर्जा दे रहे हैं। मतलब ये कि हर चीज के लिए हम जस्टिफिकेशन तैयार कर लेते हैं। सही। तो ये मुल्क वाकई कर्जों में बहुत डूब चुका है, और हमें इसकी कोई फिक्र है नहीं। हम एक से एक जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। हमने तो कुछ ऐड नहीं किया है, ये माजी के हुक्मरानों ने। हमारा एक मुश्किल ये है कि हर चीज माजी के हुक्मरान पे छोड़ देते हैं। यानी कि हम जब गाड़ी में जब चला रहे होते हैं ना, तो एक बैक मिरर होता है जिसको बैक मिरर पीछे की तरफ आने वाली चीजों को देखते हैं जी। हम हमेशा जितने भी हमारे हुक्मरान रहे हैं वो सिर्फ बैक मिरर देख के गाड़ी चलाते हैं, और इसलिए एक्सीडेंट करते हैं। वो इतना बड़ा सामने शीशा है, उसको देख के गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं। हम लोग छोटे से शीशे में देख रहे होते हैं, बैक मिरर में। तो जब ये हुक्मरान माजी जब करना शुरू कर देना, तो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राइटर हैं खुशवंत सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जब कोई हुक्मरान ये माजी की बातें करना शुरू कर दे और एड का सहारा ले ले अखबारात के जरिए से, सही है, तो समझ लें कि उसने कुछ भी नहीं किया है। ये जब आप साड़ा बंदा कल्चर लेके आएंगे ना, यही हाल होगा मुल्क का। ये मुल्क आज इस हाल में इसलिए पहुंचा है कि हमने साड़ा बंदा कल्चर से बाहर ही नहीं निकले। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो है डॉलर की कदर और महंगाई को हमेशा अफगानिस्तान और आलमी मार्केट से लिंक कर रही होती है। तो क्या दूसरे ममालिक में भी डॉलर की कदर में ऐसे ही इजाफा हो रहा होता है, और महंगाई की यही सूरत है खत्ते की अगर हम बात करें? तो ये ना अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है, अच्छा, ना आलमी मंडी की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ IMF के कहने पे हो रहा है। पहले भी जब हुआ था 2018 में, जब ये हुकूमत आई थी, उस वक्त भी जो करेंसी 121 रुपया पर डॉलर से 166 रुपया पर डॉलर पे जब पहुंची थी, ठीक है, तो वो IMF के कहने पे थी, क्योंकि वो प्रायर एक्शन कहलाते हैं। IMF पर प्रोग्राम जाने से पहले, जिसे कहते हैं ना बयाना देना, मकान खरीदते जब तो आप बयाना देते हैं, तो वो बयाना था IMF को हमने जो दिया था वो। और अब जो हुआ है 152 रुपया से 2 मई 2021 को 152 से आज 177 पे जब पहुंचा है, ये भी IMF की वजह से। उन्होंने कहा था IMF ने कि आपकी मुआशी टीम अगर वाशिंगटन में आ रही है मुज़ाकरात करने के लिए, तो डॉलर को 172-73 पे पहुंचा कर आए। हमने पहुंचाया, और हमारे जो टीम थी, हमारी इकोनॉमिक टीम, वो वाशिंगटन में गई, बातचीत की। अभी उनके बहुत सारे और भी डिमांड है, इसलिए जरा वो क्लोज नहीं हो पा रहा है।
जो IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको चाहिए। ठीक है, अभी भी हमसे बड़ा जो हम दे डू नहीं मोर पा का रहे हैं। मुतालबा IMF की जानिब से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इशफाक हसन साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही है अगर हम माहिरीन की बात करें तो उनको, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, माशी हालात कुछ बेहतर होंगे, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं ब्रेक। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान एटमी कुव्वत तो बन गया, मगर अगर हम बात करें गुर्बत के आफरीत पर काबू की तो वो नहीं पाया जा सका। बदकिस्मती से आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुर्बत की लकीर के करीब या उससे नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर अच्छा, कोरोना की वजह से हम जानते हैं कि बेरोज़गारी और गुर्बत में मज़ीद इजाफा हुआ है और आलमी बैंक की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 80% गरीब आबादी देहात में बसती है और वहाँ पर सहूलियात नाकाफ़ी हैं। आदादोशुमार से ज़ाहिर होता है कि हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा तालीम, सेहत और ज़िंदगी बसर करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे ही महरूम। जबकि अगर पिछले 2 बरसों की बात कर ली जाए तो उसमें बढ़ते हुए अफरात ज़र, खुसूसन अशय खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से भी मज़ीद लाखों अफराद गुर्बत के करीब पहुँच गए हैं। और फवाद जोई साहब कहते हैं कि देहात में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हुई हैं, वहाँ पर उनकी आमदनी बढ़ी है। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको महंगाई महसूस ना हो रही हो तो अपनी आमदन को बढ़ाएं। तो खैर, ये एक रिपोर्ट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक देहात में सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। मुल्क से इस कमर तोड़ गुर्बत का खात्मा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन नामुमकिन तब नहीं होगा कि जब हम कुछ कोशिश कर रहे होंगे, हमारी कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी होंगी। जिस तरह से उस दिन भी हम बात कर रहे थे इकरा कि आप देहात से इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद घर आपके जो होते हैं या सूबाई दारुल-हुकूमत में होते हैं या वफाकी दारुल-हुकूमत में होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं और अपने इलाकों के ऊपर उस तरह से फोकस ही नहीं कर रहे होते, वापस नहीं जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हालात कैसे बेहतर होंगे। वहाँ पर नालियाँ बनवा दें, आप सोलिंग लगवा दें गलियों के ऊपर, वही सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ उनके लिए होता है कि इनको हमने इस तरह से फैसिलिटेट कर दिया, हालांकि और उस चीज़ पर वोट भी पड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा हमजा उन लोगों को उनकी सोच नहीं ना दी जाती वो वाली, इसीलिए फिर उनको वोट इसी वजह से पड़ रहे थे कि जिन्होंने गली मोहल्ले में जिनकी काम करा दिए वही उनके लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर उनको वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें तो फिर उनकी सोच भी वैसे ही हो जाएगी। खैर, हम अगर बात करें गुर्बत के ख़ात्मे के लिए तो हमें समाजी मंसूबों में ज़्यादा सरमायाकारी करते हुए 3 बुनियादी जो मैदान है, यानी कि आबादी में इजाफे, तालीम और टैक्स वसूल करने के निज़ाम पर तवज्जो देने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अच्छा, गुर्बत में कमी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बढ़ती हुई आबादी और तालीम की कमी की वजह से जल्दी हम एक पुरतशद्दुद समाजी बहरान का शिकार भी हो सकते हैं और ज़्यादा जो बेरोज़गार हैं वो हम पैदा कर रहे होंगे। हम ऐसे लोग पैदा नहीं कर रहे होंगे जो मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहे हो। इसी पर हम बात करेंगे। डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुफ्ती साहब, गुर्बत की बात कर ली जाए, गुर्बत में मौजूदा निज़ाम का कितना कसूर है, हमारी पॉलिसीज़ का कितना कसूर है और अवाम का अपना कितना कसूर है? बहुत शुक्रिया। 3 बड़े मसले हैं पाकिस्तान की मईशत के और उसकी पॉलिसी के, जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। पहली बात यह है कि आपका बजट जो है वो एक्सपेंडिचर बेस्ड है। आप सारा उठाकर देख लें, उसमें सिर्फ अखराजात पर बात की जाती है, इसमें डेवलपमेंट या ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं होता। और जो थोड़ा बहुत डाला भी जाता है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब बजट डेफिसिट बढ़ता है तो आप सबसे पहले PSDP में से बजट निकालते हैं। तो एक तो यह है कि इस थिंकिंग को आपको बदलना पड़ेगा। दूसरा, जो आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं वो उसको आप एक पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सेंट्रलाइज्ड है। आप MNA MPS के जरिए डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चाहिए होता है। और सारी दुनिया कि जब तक मकामी हुकूमतें नहीं होती जो बहुत ग्रास रूट पर मोहल्ले गली बस्ती के अंदर जाकर लोगों के मसलों को देख कर उसको हल करें, तो बजट वहाँ खर्च होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत आप लगाते हैं वो उसमें जो लीकेज है वो कम से कम हो जाएगी अगर आप लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए, एक इफेक्टिव इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए ये पैसा लगाएंगे। तीसरी बात ये है कि आपने अभी तक चैरिटी अप्रोच रखी है कि आप थोड़ा बहुत गरीबों के लिए मदद करते हैं, कैश ग्रांट्स वगैरह। ठीक है, ये एहसास
होने चाहिए, लेकिन इसको आपने जोड़ना है एम्प्लॉयमेंट के साथ, इसको आपने जैसे खुद कहा जोड़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ, इसको आपने जोड़ना है हेल्थ एंड एजुकेशन के प्रोजेक्ट के साथ, तभी ये देखिए पाकिस्तान की पॉवर्टी मल्टी इंडेक्स पॉवर्टी है। पाकिस्तान सिर्फ न्यूट्रिशन पॉवर्टी का शिकार नहीं है, पाकिस्तान चंद मुल्कों में से है जिनमें मल्टी इंडेक्स पॉवर्टी है, यानी आप फूड में भी गरीब हैं, आप हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी में भी गरीब हैं, आप वाटर में भी गरीब हैं, आप शेल्टर और हाउसिंग में भी गरीब हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपकी गुर्बत एक तरफ से हल नहीं होगी, बिल्कुल आपको हर तरफ इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जो दुनिया के सक्सेसफुल 5 बड़े मॉडल हैं पॉवर्टी एलिवेशन के, उनसे सीखिए आप। देखिए चाइना का मॉडल, मैंने बहुत दफ़ा इस पर बात की है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसे दी गई, शेल्टर कैसे बनाए गए, और ऐसे ही नहीं 88% गरीबों को उन्होंने बाहर निकाला गुर्बत से। फिर ब्राज़ील का मॉडल है, उसमें भी उन्होंने यही किया कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को डेवलप किया है। मलेशिया का मॉडल है और मलेशिया के मॉडल के अंदर उन्होंने माइक्रो फाइनेंस भी किया, उन्होंने कैश ग्रांट्स भी दी, लेकिन उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल पाकिस्तान असल में, देखिए मैं आपको एक एडवाइस आज करना चाहता हूँ इन हुकूमतों को कि देखिए आप सारा पैसा अखराजात पर लगा रहे हैं, आप उनके फ्यूचर के लिए, अभी आपने बात कही कि नौजवानों की तरक्की के लिए आप नहीं लगा रहे, देहातों की तरक्की के लिए नहीं लगा रहे, जहाँ पर इस वक्त भी पाकिस्तान की पॉवर्टी की 80% आबादी देहातों में रहती है, वहाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, वहाँ आपके पास फैसिलिटीज नहीं है। सो करने की बात यह है कि आप सारा जो तरक्की का मॉडल है वो देहात की तरफ लेकर जाएं। आप जो शहरी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और ये वही हैं जो देहात से माइग्रेट करके गुर्बत की वजह से शहरों में आ जाते हैं और यहाँ मज़ीद एक गुर्बत के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है अगर यकीनन तवज्जो देनी होगी। इरफान मुफ्ती साहब, जिस तरह से आपने लोकल गवर्नमेंट की बात की, उसमें भी यही होता है कि जो इख्तियारात है निचली सतह तक जाएंगे तो ही चीज़ें जो है मामला जो है बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वह इख्तियारात निचली सतह तक आ ही नहीं रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें मौजूदा निज़ाम की, तो इसके ज़रिए हम क्या गुर्बत मिटा सकते हैं, हम चीज़ों को बेहतर की तरफ लेके जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इस मौजूदा निज़ाम के ज़रिए आप गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। आपको गरीबों के नुमाइंदे ही लाने पड़ेंगे। देखिए दुनिया में एक बड़ा अहम फलसफा है कि गुर्बत के माहिर गरीब खुद होता है, गुर्बत का माहिर अमीर नहीं होता, या आपको बाहर से आया हुआ टेक्नोक्रेट नहीं होता। गुर्बत को ख़त्म करने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी गरीब खुद बनाता है और देता है। तो अगर आप गरीबों के नुमाइंदों को मुंतखब करके नहीं लाते और उनको इख्तियार नहीं देते कि वो जाएं अपने इलाकों में तरक्की के काम खुद करें, तब तक ये गुर्बत का मॉडल हल होगा। तो आपको लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट एक बिल्कुल नेबरहुड और विलेज और एक रेवेन्यू विलेज के लेवल तक लोगों के नुमाइंदों के जरिए तरक्कियात करने का नाम है, जिसमें आप खवातीन को डालते नहीं है, जिसके अंदर आप मजदूर किसानों को डालते नहीं है। तो आप कैसे गुर्बत खत्म करेंगे? सो दुनिया ने सीखा है कि गुर्बत को खत्म करना है तो गरीबों की सोच के जरिए उनके तरीक़ाकार के तहत ही किया जा सकता है जो उनकी ज़रूरियात हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जिनको जो तरक्की चाहते हैं, वो लोग हैं जिनकी तरक्की ज़रूरत है, जिनकी तरक्की गुर्बत ख़त्म करना उनकी ज़रूरत है, उनसे तो आप बात नहीं करते, उनके ऊपर तो आप इन्वेस्ट नहीं करते। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट अर्बन बेस्ड है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट है वो एक ख़ास एलिटिस्ट एरिया के अंदर ही आप इस्तेमाल करते हैं। गुर्बत के इलाके आप जाकर देखिए, सिंध में, सदर्न पंजाब में, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान तो तकरीबन 80% गुर्बत के उसमें है। हमने कितना उन लोगों के पास गए हैं या उनको इख्तियार दिया है कि जाइए आप अपने फंड खुद खर्च करें और अपने इलाके की तरक्की करें। सो मुझे ये लगता है कि इस सियासी मॉडल से तो ये हल होने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इरफान मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे गैर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हमें देहात की जानिब अपने फोकस को उधर घुमाने की ज़रूरत है। उधर फोकस करें, उधर देखें कि क्या मसाइल हैं असल में। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गरीब आदमी ही जानता है कि गरीब आदमी के मसाइल क्या हैं और फिर ही पॉलिसीज़ बेहतर भी बन सकती हैं। बिल्कुल ऐसे, तभी हमारी जो है सोसाइटी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही होगी। अब हमने कुछ बात करनी है हर शख्स के मसले की। सर्दियों के साथ ही ये मसला जो है फिर से सर उठा लेता है या हम ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। वैसे हमजा हम फोकस नहीं करते, मुझे तो ये मसला वाकई में ज़्यादा सर उठाता है। ऊपर से ख़ास तौर पर अगर हम देखें ना तो 2 दिन बाद ही बालों में वो उस तरह की चमक धमक रहती नहीं है, गायब हो जाती है। तो खूबसूरत और चमकदार जो बाल है, सेहतमंद बाल, हर एक ही की ख्वाहिश होती है और इससे जो है वो शख्सियत में, एतमाद में भी इजाफा होता है इंसान की। और
लेकिन मौसम जिस तरह से हम लोग ने बात की कि मौसम सर्दी का है, चेंज हो रहा था, तो ऐसे में फिर बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, या फिर कुछ लोगों को ऐसा हो रहा था कि उनके बाल चिपकना शुरू हो जाते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही आमतौर पे कहते होती हैं, हैं। लोग कहते हैं कि हमारे बाल जो है ना वो खुरदरे से हो गए हैं, पता कोई नहीं क्या लोग हुआ ये भी हमारे कहते हैं साथ। ऑयली हो जाते हैं कोई बाल ना, कुछ इस तरह ये भी कह रहे oily हो होते हैं कि जाते हमें ऑयल तो हम लगा, हमें तो हफ्ता हफ्ता हम ऑयल लगाते नहीं है, तो फिर बालों में ऑयल कहाँ से आ जाता है सर्दियों में, ये भी उनको बड़ी ज़्यादा मसला हो रहा होता है। और बालों की लंबाई की अगर बात करें, ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है कि उनके लंबे बाल हों, मजबूत हों और सेहतमंद हों, लेकिन उनके लिए फिर हमें विटामिन से भरपूर खुराक का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना होगा। बिल्कुल ऐसी ही। अब क्या हम गलतियां कर रहे होते हैं सर्दियों के मौसम में कि हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अब हम क्या तब्दीली फौरी तौर पर लेके आएँ कि शायद हम इस परेशानी से बच सकेंगे, यही हमने जानना है। हमारे साथ डॉक्टर आयशा चौधरी मौजूद, हमारे इमराज हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये वाकई सर्दियों में मसाइल बढ़ जाते हैं या हमारा फोकस थोड़ा सा बढ़ता है? नहीं, बढ़ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम विंटर्स में बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बाल धो रहे होते हैं, तो ये, और ये सबसे जो मेन रीज़न है, जो बेसिक रीज़न है वो ये है, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। हम बड़े मज़े से नहा के बाहर आते हैं लेकिन वो स्किन के लिए ठीक है, लेकिन स्किन भी आप नोट करेंगे कि ज़्यादा गर्म पानी से ड्राई होती है। ठीक है, वो उसको हम इतनी लिफ्ट नहीं करते या मॉइस्चराइज कर लेते हैं। बाल जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और जिसके ऑलरेडी एक बेस लाइन पे चल रहे हैं बहुत अच्छे नहीं है, तो उसको तो एक हल्का सा चाहिए होता है कि वो कोई भी ऐसा पॉजिटिव फैक्टर आए जो उन बालों को मज़ीद ख़राब कर दे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज आती है सर्दियों में वो टेम्परेचर है, अच्छा। पानी का जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं तो यही अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि बाकी बॉडी के ऊपर आप ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहा लें, लेकिन बालों के लिए थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि बहुत ठंडा ना हो कि ये ना हो गए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप बीमार होकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा कम गर्म पानी, नीम गर्म पानी बालों के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे दें अपने उस इंजॉयमेंट की जो आपने गर्म पानी से लेनी, सबसे अहम फैक्टर है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं, इसकी क्या वजह होती है? इसकी भी यही वजह हो रही होती है? अच्छा, जो बालों के गिरने की वजह विंटर्स नहीं है, उसमें ये होता है कि बालों के गिरने की तो बहुत सारी रीजंस हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि कोई भी स्ट्रेस आती है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, आपकी डाइट में कोई डेफिशिएंसीज आ रही हैं, आप फॉर एग्जांपल जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, बॉडी एक बहुत बड़ी इवेंट में से गुजरी होती है, तो वो हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। या इवन कि अब पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे टाइफाइड हुआ है और पूरे के पूरे बाल गिर रहे हैं, और एक पेशेंट्स इतने गुच्छे लेके आ रहे हैं हाथों में ना, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोविड के बाद गिर रहे हैं, डेंगू के बाद गिर रहे हैं, क्योंकि ये सारी स्ट्रेसेस हैं और हमारी स्किन इसी तरह रिएक्ट करती है कि अब मुझे, मतलब हमारी बॉडी स्किन के थ्रू रिएक्ट कर रही है कि थोड़ा सा मेरा ज़्यादा ख्याल रखो, बाल गिर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी इनसाइड द बॉडी जिसे हमें पूरा करना है। ठीक है डॉक्टर आयशा, अगर हम विटामिन्स की बात करें, खुराक की बात करें, कोई असर होता है बालों पर उसको? बिल्कुल होता है। इवन के जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, जैसे ही शायद आप लोगों को कभी एक्सपीरियंस किया हो, मेरा जब थोड़ा सा वेट गेन होता है मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि जब आप एक डेफिशिएंट स्टेट में जा रहे हैं तो आपकी सारे ऑर्गन्स को कम खुराक मिल रही है, इंक्लूडिंग योर हेयर नज़र आते हैं, अंदर वाली चीज़ें तो नज़र नहीं आती हैं, आपके लिवर और वो किडनी वगैरह। तो उसमें कि जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, जैसे वो डाइट छोड़ते हैं तो उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देती है, ऑल्दो कि वेट गेन तो होता है, लेकिन जिल्द भी चमकदार हो जाती है, बाल भी बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। तो इसका तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, आपकी डाइट का जो आपके बालों पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अच्छा, जिन लोगों के बाल अब चले गए हैं, डेफिशिएंसी हो गई, अब आगे से कुछ लोगों को होता है कि फ्रंट जो है वो बहुत ज़्यादा फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, माथा इतना बड़ा हो जाता है और जी बाल नहीं होते, तो कोई और भी तरीके हैं जदीद तरीके कुछ इस तरह के कि भाई अब ये इतनी खुराक भी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि हम मोटे हों तो फिर हमारे बाल अच्छे हों, तो हम वो कहते हैं कि हम लोग स्मार्ट भी रहें और हमारे बाल भी अच्छे, कुछ ऐसे तरीके हैं कि हम उसके ज़रिए बाल जो है वो ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल हैं। उसमें हम ये करते हैं कि हम ओवरऑल पेशेंट को ये कहने की बजाय कि आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करें और अपने आप को ओवरऑल मतलब आप अच्छा ना लग रहे हो, आप एक डिस्मॉर्फिक स्टेट में आ गए, हम लोकलाइज्ड वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प के अंदर, सर के अंदर, जिसको हम PRP बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। उसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, तो वो उसका ये होता है कि उसका पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम सर के अंदर न्यूट्रिशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे सेशंस होते हैं और डर्माटोलॉजिस्ट ही करते हैं यूजुअली। तो उसमें फिर अलॉन्ग विद दैट प्रोसीजर जो इंटरवल होता है बीच में, उसमें भी मल्टीविटामिन्स और ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस हम देते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी डाइट इतना मुतासिर नहीं हो रही, आपका वेट इतना नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपके बालों की जो न्यूट्रिशन है ना, उसको हम उसी जगह पे उनको ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। तो इट्स क्वाइट गुड एंड सेफ प्रोसीजर।
अच्छा, और ये हर मतलब के मसले के लिए ठीक है अगर आपके बाल गिर रहे हैं या नहीं, ये भी आपका डॉक्टर ही बताएगा कि जी कि आपको पीआरपी की ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस में ये पीआरपी से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि न्यूट्रिशन मिल रही है ना बालों को, ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं वहाँ की। अब किसी भी जगह बॉडी में जैसे कहीं चोट लगती है फॉर एग्जांपल, तो ये कहते हैं कि अगर फेस पे चोट लगेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई ज़्यादा है रादर देन कि आपके हाथों पैरों पे लगे। तो सिमिलरली अगर हम, क्योंकि जो पीआरपी है वो आपके अपने ब्लड से ही बनती है, तो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो हम उसकी सप्लाई बढ़ा देते अच्छा, गिरे हुए बाल भी वापस आ जाते हैं पीआरपी से? हैं। पीआरपी जो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैं अपने पेशेंट्स को खुद भी पहले काउंसल करती हूँ कि ये हेयर फॉल को रोकने का प्रोसीजर है मेनली। ओके, आप टाइम बाय कर लेते हैं कि आपका जो 5 साल में आपने जितना बाल होना है आप 10 साल में होंगे उतना। जो आपके बालों में जान आ जाती है, शाइन आ जाती है, लग रहा होता है कि आप कुछ या तो कुछ खा रहे हैं कुछ करवा रहे हैं। और तीसरी चीज़ है फिर हेयर ग्रोथ। अगर अभी मुकम्मल तौर पे वो एरिया मतलब गंजापन नहीं हुआ, वहाँ पे बाल्डनेस नहीं आई, तो फिर हेयर ग्रोथ भी होती है। अच्छा, लेकिन इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, अच्छा, इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मैं लाजमी पेशेंट को बताती हूँ बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशन लेवल एक रियलिटी बेस्ड होना चाहिए ना, वरना आप अपने डॉक्टर के ऊपर भी ट्रस्ट लूज कर देते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इसको कह सकते हैं। एग्जैक्टली, इट इज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एंड आल्सो थेराप्यूटिक एज वेल बिकॉज आपके बालों में ना हेल्थ आ जाती है, इससे जान आ जाती है। अच्छा, ये जो ऑयलिंग का क्या करना है कि वो ऑयलिंग के हवाले से होता है कि जी कि ज़्यादा ऑयलिंग करें सर्दियों के अंदर, बालों को ज़्यादा तेल लगाएं तो उससे कुछ बाल बेहतर हो जाते हैं, और उसकी गलत प्रैक्टिसेस क्या हैं? अच्छा, ऑयलिंग में ये है कि ऑयलिंग करती क्या बेसिकली, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि संडे को एटलीस्ट तेल लगाना है बालों में, जो कि अब तो नहीं लग पाता संडे को भी। उसमें ये कि हम जब भी ऑयलिंग करता है कोई, मदर्स कर रही होती हैं बच्चों की जो भी, उसमें मसाज कर रही होती हैं सर में, तो वो मसाज ब्लड फ्लो बढ़ा रहा होता है। यानी कि इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है तेल लगाने की या ऑयलिंग की, कि जब वो मसाज करती हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ की अच्छी हो जाती है, और उसकी वजह से फिर बालों को वही वाली चीज़, जैसे उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है। इसमें डायरेक्टली ऑयल का बहुत ज़्यादा एज सच लिंक नहीं है। अच्छा, मसाज का है। अच्छा। लेकिन वही बात कि मसाज भी एक इंसानियत की हदूद में रह के करना होता है। वो जो एक जल्जला आता है ना बालों में, जिससे कोई 100-200 बाल वैसे ही गिर जाते हैं, वो नहीं, ज़रा नरम हाथ से मसाज करना ताकि सर्कुलेशन जो है ना वो बढ़े। अच्छा। उसका जो मेन पर्पस है ऑयलिंग का वो मसाज होता है। ऑयल खुद भी खैर उसको लुब्रिकेट करता है बालों को, लेकिन वो 2-3 घंटे के लिए ऑयल लगाना ठीक है, लेकिन जो ओवरनाइट लगा के रखना है उससे फिर पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, वो ठीक प्रैक्टिस नहीं है, वो ठीक प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये भी बताइएगा कि कुछ मतलब विटामिन्स वगैरह होते हैं, क्योंकि लोग, अब मैंने भी बताया वेट गेन करने के हम मूड में नहीं होते, कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं वो कुछ ऐसे ले सकते हैं जिनसे बालों की जो ग्रोथ है वो ठीक हो, जो बाल गिरे भी ना। एग्जैक्टली, इसमें ना यूजुअली हमारे सब एशियंस में जो डेफिशिएंसीज होती हैं उसमें जिंक हम बिल्कुल नहीं लेते अपनी डाइट में। अब कोविड की वजह से कुछ अवेयरनेस आई है लोगों में, क्योंकि कुछ कमर्शियल्स भी आना शुरू हुई हैं कंपनीज की कि जिंक लें, जिंक लें। इसके अलावा बायोटीन जो है वो, इसके अलावा आयरन, इसके और विटामिन डी। विटामिन डी बहुत अंडररेटेड है इस कॉन्सेप्ट में। हमें लगता है कि सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली 3-4 चीज़ें जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा अगर आप बना लें रेगुलरली, और जहन में ये रखें कि इन्होंने ओवरनाइट चेंज नहीं करना। जैसे पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे तो 10 दिन हो गए लेते हुए, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर ये कि वो 3 मंथ्स एटलीस्ट, क्योंकि हम बहुत ही ना मिनिमम क्वान्टिटी में उनको दे रहे होते हैं, इसको बहुत कैलकुलेटेड वे में देना होता है। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें और इससे बेहतरी आ जाती है। ठीक है, इसको शामिल भी करें और फिर इंतज़ार भी करें ताकि बेहतरी आ जाए। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका सुबकिस्तान का हिस्सा बनी। उन्होंने हमें बताया कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप लोगों ने जो है ना बाल नहीं धोने, थोड़ी सी गलती हम लोग सारी कर रहे होते हैं, जिसके बाद हम सारे परेशान भी होते हैं, पता नहीं सर्दियों में क्या हो जाता है। तो गलती हमारी अपनी ही होती है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे, सिंध सरकार इल्म की नई शम्में जलाने की बजाय जहालत के अंधेरे मजीद बढ़ाने लगी है। सिंध हुकूमत ने सूबे में 5000 स्कूल ख़त्म करने का ऐलान किया। सूबाई वज़ीर तालीम जो हैं वो कहते हैं, सैयद सरदार शाह साहब, स्कूल को ख़त्म करने की वो अजीब ही मंतिक पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि
हम स्कूल्स इसीलिए कम कर रहे हैं क्योंकि हम जो सहूलियात हैं वो उनको बढ़ा देंगे। ये उन्होंने मंतक एक पेश किए जो कि समझ से बाहर है कि स्कूल्स कम होंगे तो फिर सहूलियात बढ़ेंगी, तो फिर जो थोड़े से स्कूल होंगे उनमें बच्चों को बेहतर तालीम मिल सकेगी। हाँ जी, उनका कहना था कि बंद किए जाने वाले स्कूलों की इमारतें हुकूमत के हवाले कर देंगे। उन इमारतों में चाहे वो जानवरों के अस्पताल बनाए, डिस्पेंसरियाँ बनाए, कम्युनिटी हॉल्स बनाए, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, कोई गरज नहीं है, जो मर्जी किया जाए। दूसरी जानिब अगर बात कर लें, HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में फ़कत 31% बच्चे स्कूल जाते हैं। बिल्कुल, जबकि 69% बच्चे जो हैं वो तालीम जैसी जो बुनियादी ज़रूरत है उससे भी महरूम है। गुज़श्ता 5 साल की अगर बात करें तो सिंध में तालीमी एमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद तालीमी निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करने की बजाय मज़ीद तबाही ही हमने देखी कि वही आई है। अभी हम यही बात करते होते हैं कि जी के इलाकों में स्कूल नहीं है, दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है बच्चों को, ख़ास तौर पर हम बच्चियों की तालीम का जब जिक्र कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए करीब तरीन स्कूल होने चाहिए ताकि बच्चियाँ अपने इलाकों में ही स्कूल में जा सकें। और अभी जो स्कूल हैं उनको भी बंद करने की जब बात हो रही है तो फिर क्वेश्चन मार्क लगता है कि हम किस तरह से तालीम लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है आम कर रहे होंगे, उनकी रसाई हो रही होगी वहाँ पर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हमसे, लेकिन अगर बात करें तो इस वक्त सिंध की हर तहसील और यूनियन काउंसिल में बड़े पैमाने पर स्कूल बंद हैं। जिस कौम के बच्चों को अगर तालीम जैसी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वही नहीं दे रहे होंगे तो फिर जो कौम जो है उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कौम जो तरक्की कर रही होगी फ्यूचर में। इसी सही सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर अनीला अंबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, मामला ये है कि आपको ये लॉजिक कैसा लगा, मतलब मंतिक कैसी लग रही है आपको कि हम स्कूल्स को बंद कर रहे हैं? 5000 स्कूल्स हैं, क्योंकि उसमें सहूलियात बेहतर नहीं है, हम इनको बंद करेंगे, जो दीगर स्कूल होंगे हम पे इतना प्रेशर नहीं होगा, फिर उनमें सहूलियात बढ़ा रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि अप्रोच दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल में ये एक बेहतर फैसला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। इस फैसले में कई सकम हैं जिनको आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक एकदम से जो है वो 10,000 स्कूलों को बंद करने का फैसला, और उसके बाद 3600 स्कूलों को पहले मरहले पे बंद करने का फैसला, फिर अखबार में इश्तहार, और फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर नामुमकिन सी बात है कि 3600 एप्लीकेशंस को जो है निपटाया जाएगा या सुना जाएगा। ये तमाम के तमाम जो है वो उसी तरह से इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं जिस तरह से जो है वो स्कूल बंद करने का अचानक से जो है वो डिसीजन लिया गया है। मेरे ख्याल में बहुत सारी जगह पे मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसी एग्जाम्पल रही हैं जहाँ पर स्कूल्स जो हैं वो नॉन वायबल रहे हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, स्पेशली रूरल और कम्युनिटी एरियाज में। उन्होंने उसके लिए गाइडलाइंस मुरतब की थी और गाइडलाइन मुरतब करने का मकसद यही था कि जी स्कूल्स की मॉनिटरिंग की जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए। अभी आपने खुद एग्जांपल दी कुछ टॉप स्टोरीज में कि जी किसी एक शख्स ने कैंप स्कूल भी कायम किए। हमारे यहाँ कई एग्जांपल स्ट्रीट स्कूल्स की भी मौजूद हैं। हम तो वो लोग हैं जो कि सड़कों पे भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बजाय इसके कि उन स्कूल बिल्डिंग्स को जो है वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। अब आप यहाँ देखें कि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं ये बड़ी पर्पसली बिल्ड की जाती हैं। स्कूल का प्लेग्राउंड, उसके क्लासरूम का स्ट्रक्चर, अब वो किसी और मकसद के लिए काम में आ नहीं सकता। उसको ले आया जाए काम में तो वो अलग बात है, लेकिन उसको लाना जो है वो एक बड़ा ही मुनासिब फैसला। सिंध जो है सरदार शाह साहब वो कह रहे हैं कि बंद की जाने वाले स्कूल्स की जो इमारतें वो गवर्नमेंट के हवाले कर देंगी, या फिर इन इमारतों में अगर आपने जानवरों के अस्पताल बनाने वो बना सकते हैं, या डिस्पेंसरीज या कम्युनिटी हॉल जो है वो बनाने, उनको कोई इतराज नहीं है। नहीं, ऐसे बयानात से तालीम में इस्लाहात आ सकते हैं? ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में ये तरीका ठीक नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि ये पर्पसली बिल्ड किए जाते हैं स्कूल के लिए, इनको अस्पतालों के लिए, शादी हॉलों के लिए, जो कि एक तरीका राइज भी होता है, वो किया भी जा रहा होता है लोगों के दरमियान। वो तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यहाँ पर आपको उसके डेफिशिएंसीज को देखना चाहिए कि वो डेफिशिएंसीज क्या हैं। क्या स्कूल का रिटेंशन स्टूडेंट के रेफरेंस से कम है या टीचर्स की कमी है, उनके ऊपर काम करना चाहिए कि रिटेंशन को कैसे बढ़ाया जाए। साथ साथ ये भी देखा जाए कि असातिज़ा की तादाद को कैसे किया जाए। उसके लिए कई मॉडल हैं। उमूमन ये होता है कि जी एजुकेटर्स के लिए जो पढ़ाने आ रहा है टीचर, उसके लिए अकोमोडेशन दी जाती है। स्कूल का करीब होना लर्नर को फैसिलिटेट करता है। आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि कम्युनिटी के करीब स्कूल होता है तो बच्चियां ज्यादा तालीम हासिल करती हैं। बिल्कुल यही वजह है कि स्कूल में बच्चे कम
रुकना और एक मुनासिब साइज में स्कूल में बच्चों की तादाद का होना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल परसों में एक खबर पढ़ रही थी जिसमें ये भी था कि सखर के इलाके में कहीं था कि वहाँ 185 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। बजाय इसके कि वहाँ पर 7 की तादाद बढ़ाई जाती और उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जाता, वहाँ पर जो है उसको बंद करने या किसी और स्कूल को बंद करने के लिए काम किया जाए। मेरे ख्याल में सरदार साहब जो है वो एक खासे अगर हम ये देखें कि एक इलाके के अंदर जी ठीक है, एक इलाके के अंदर स्कूल है, वहाँ पर हम उसको इसलिए बंद कर रहे हैं कि उस इलाके से बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमने ये फैसला किया कि हम स्कूल बंद कर देते हैं, यानी कि जो 2-4 इक्का दुक्का बच्चे आ रहे थे अगली दफा तो वो भी नहीं आ रहे होंगे। तो इस मसले के हल के लिए कि अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में तो फिर हमें क्या करना होगा, वहां पर हमें कोई कैंपेन चलानी चाहिए, जाके पेरेंट्स को मनाना चाहिए। लेकिन अगर हम स्कूल बंद कर देंगे तो जो बेचारे आना चाह रहे थे अब तो वो भी नहीं आ पाएंगे। जी देखिए, इसके लिए एक सिस्टम यूज किया जाता है जो कि नॉन वायबल को वायबल स्कूल्स में कन्वर्ट करने के लिए और रिटेंशन बढ़ाने के लिए वो है एजुकेशन कमेटीज बनाई जाती हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड होती हैं। लाइक पंचायत होती है, वहाँ औताक है, कचहरी लगती है, वहाँ पर जाकर मशावरत की जाती है, लोगों को तैयार किया जाता है कि वो घर घर जाकर जो है वो बच्चों को स्कूल भेजने पर रजामंद करेंगे, वालिदैन को कन्विंस करेंगे और वहाँ पर जो है एक अट्रैक्टिवनेस जो है वो उस स्कूल की विद एजुकेशनल एड, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड द फ्यूचर एस्पिरेशंस, उसके रेफरेंस से जो है वो लोगों को कन्विंस किया जाता है। जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन ये जरूरी बहुत ज्यादा है इस मुल्क के लिए भी कि उसमें एक फंक्शनल कॉम्पिटेंस आए, एक फंक्शनल लिटरेसी मौजूद हो, यानी वो बुनियादी तालीम का हक तो जरूर रखता है जो कि वहाँ पर की जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रोफेसर साहब ये भी बता दीजिएगा लास्टली हम लोगों को कि आखिर हम लोगों को सिंध की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे हमें अगर सूरत हाल बेहतर करनी है, तालीम को हमने वहाँ पर आगे लेकर जाना, तो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि फौरी हमें कर लेने चाहिए? बेसिकली ये कि एक तो अवेयरनेस कैंपेन्स को जो है एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को लेकर आना चाहिए, वॉलंटियरिज्म को लेकर आना चाहिए कि लोग जो है वो घरों में जाकर जो है जिस तरह से आपने ये काम किया, पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए काम किया, पोलियो के खतरों के लिए काम किया, दूसरों के लिए, आप उसी तरह से उसी बुनियाद पर जो है घर घर जाकर दरवाजों को खटखटा के काम करेंगे। पहले स्टेज पर वॉलंटियर्स होंगे जो कि अपने पार्शियल टाइम में या पार्ट टाइम में जो है वो आकर मुख्तलिफ टाइम्स पर जो है वो स्कूल की अपलिफ्टिंग और उसकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है। तीसरी जो चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे। जरूरी नहीं है कि 10,000 स्कूल एकदम से ठीक कर लिया जाए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि थोड़े थोड़े स्कूल्स को जो है वो फंक्शनल बनाकर बेहतरी की जाए उन इलाकों में जहाँ रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पर गांव देहातों में अगर वो स्कूल बंद करेंगे तो उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ पढ़ेंगे। उन इलाकों पे सबसे ज़्यादा पहले काम करने की ज़रूरत है। तो एक बाकायदा जो है वो स्कैनिंग की जाएगी from the geographical region, from the retention of the student, educators need, इनके हिसाब से जो है एक वर्किंग पेपर बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर अनीला अंबर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और बड़ा अहम मामला है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर रिटेंशन रेट कम है तो आप ऐसा करें कि स्कूल्स को बंद कर दें। आपको तो वहाँ पर ज़्यादा सहूलियात देनी चाहिए, वहाँ पर आपको कैंपेन्स चलानी चाहिए कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल नहीं करवा रहे हैं वो अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा हैं कि आपके गवर्नमेंट स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट स्कूल की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपके गवर्नमेंट स्कूल की कारकर्दगी के ऊपर और उसका जो मेयार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई फिर वहाँ पे इस तरह का आप मेयार लेकर आएँ ताकि बच्चों को वहाँ पर जो वालिदैन है वो पढ़ा भी सकें। आगे बढ़ते हैं हमसा। इंसान की नीयत ठीक हो, दिल में दूसरों की मदद का जज्बा हो और उसके इरादे पुख्ता हों तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती, और ये सब सच करके दिखाया सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के तालिब इल्म और हैदराबाद के रिहायशी जुनैद खोसो ने। जुनैद को हमजा बरसों पहले कुछ ऐसे बच्चे नज़र आए जो कि स्कूल जाने के बजाय दिन भर जो है वो इधर उधर फिरते रहते थे, तो जुनैद ने सोचा कि नहीं, इन बच्चों को तालीम देनी है। उन्होंने पकड़ा और उनको तालीम देना शुरू कर दी और चंद दोस्तों के साथ मिलकर हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद से उन्होंने खैमा स्कूल कायम करके इन बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद जुनैद खोसो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग वेलफेयर नामी एक समाजी तंजीम बनाई और कासिमाबाद में दूसरा खैमा स्कूल भी कायम किया। यहाँ
ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। हमजा ये देखें ये किस तरह से मतलब पैशनेट हो गए बच्चों की तालीम के हवाले से कि अपने फ्यूचर को हमने अगर अपने स्ट्रॉन्ग करना है उसको सिंध बेहतर बनाना हुकूमत है। स्कूल बंद कर रही है। बिल्कुल, सिंध हुकूमत एक जगह हम देख रहे हैं स्कूल बंद करी, लेकिन ये जो जुनैद हैं वो वक्त के साथ साथ उन्होंने कहा कि खैमा स्कूल जो है वो खोलते गए हैं और इस वक्त अगर बात करें तो सिर्फ कासिमाबाद में 11 खैमा स्कूल जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ अजला की कई शहरों में बशमूल हैदराबाद की बात कर लें, जामशोर की बात कर लें, टंडू मोहम्मद खान की बात कर लें, टंडू जाम की बात कर लें और थर के नगर पार्क अगर हम बात करें ना तो वहाँ पर भी उन्होंने 36 खैमा स्कूल जो हैं वो बनाए हैं, वो चल रहे हैं। और ऐसे ही है जिनमें 11,500 बच्चे तालीम हासिल करके कल को मुआशरे के मुफीद और कारामद शहरी बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो बच्चे कारामद शहरी बनेंगे भी। उन बच्चों की मतलब कि क्या गलती है कि वालिदैन भट्टे पर काम करते हैं, मजदूर के बच्चे हैं वो, लेकिन तालीम तो उनका बुनियादी हक है। गवर्नमेंट जहाँ पर स्कूल बंद कर रही है वहाँ पर ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं। हम ऐसे ही बाहिम्मत नौजवान समाजी कारकुन जुनैद खोसो से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग जुनैद, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुआशरे की बेहतरी के लिए इतना खैर का काम कर रहे हैं। कैसे ख्याल आया, कितना अरसा हो गया आपको, मुश्किलात कैसी थी? सर मुझे गुजरे हुए 7 साल हो गए हैं और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने अपना वक्त दिया और ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं आप बेहसी का आलम और लोगों की अपनी कितनी कोताहियों की वजह से कितने सैकड़ों बच्चे स्कूलों के होते, सारा सिस्टम होते, लेकिन वो स्कूलों में नहीं है, सड़कों पे नज़र आते हैं, भीख मांगते हैं, नशे करते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं जो हमारे दिल पे बहुत इसकी तकलीफ़ होती है। तो गुजरे हुए काफ़ी सालों से, अब तो मुझे 7 साल गुजर चुके हैं, मैं इस काम को इतने खूब लगातार करता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे अपने सुबह और रात का पता नहीं चलता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जुनैद, आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा होता है जब आपने ये खैमा स्कूल आपने स्टार्ट किए तो बच्चों को किस तरह का रिस्पांस है? बच्चों के पेरेंट्स क्या कहते थे और आप वहाँ पर उन बच्चों को क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं, क्या क्या कुछ पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बात करूं कि रिस्पांस की, ये एक ही मेरा खेमा स्कूल था जो कासिमाबाद कासिम चौक पर मैंने फर्स्ट टाइम स्कूल खोला था। तो मैंने यही सोचा था कि शायद मेरी ये कामयाबी ना हो और बच्चों मेरे पर तवज्जो ना दें, लेकिन अल्लाह हाज़िर नाज़िर है कि मैंने उनके ऊपर मेहनत की। जब मेरे दोस्तों ने उनके एक चटाई पर उनको पढ़ाना शुरू किया और उन बच्चों ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया हमें, तो मेरा ये शौक़ बढ़ा कि मैं और भी ऐसी जगहों पर स्कूल बनाऊं। अब जो कल तक वालिदैन मुझे झोपड़ियों में रहने वाले वालिदैन ये कहते थे कि हम भीख मांगने के लिए पैदा हुए, किचरा उठाने के लिए पैदा हुए, हम पर आप मेहनत ना करें। और आज वही वालिदैन मुझे, अगर मेरा एक दिन भी मेरा टीचर वहाँ नहीं पहुँचता उस झोपड़ियों में, तो वो वालिदैन ये कहते हैं कि आपका आज टीचर नहीं आया। तो उनमें भी ये शऊर आ गया है कि तालीम हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कोशिश है और हम उन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, खासकर जो नशे करते हैं, समझ बहुत के नशे करते हैं, सिगरेट और काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं पाता और दिखाऊंगा तो हो सकता है ये काम कोई कर ही नहीं पाए। मेरे बस मेरे वॉलंटियरों को, मेरे यूथ जो नौजवान हैं उनको पता है कि हमें रोज़ कितनी चीज़ों से सामना करना पड़ता है। ठीक है जुनैद, अभी हमें बताएं कि कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं? तो ये जो आपका पूरा एक प्रोजेक्ट है, इस कैंपेन के तहत कितने बच्चे जो है इस वक्त ज़ेर तालीम है और कौन सी जमात के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? सर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 से लेके 8 तक पढ़ा रहे हैं और हमारे पूरे सिंध में, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, पूरे सिंध में गाँव के इलाकों में वहाँ हमारे स्कूल हैं जहाँ पर कहाँ तो गवर्नमेंट के स्कूल भी नहीं है, कहाँ अगर हैं तो बिल्कुल ऑफ लगे पड़े हैं, बंद लगे पड़े हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं, अगर किसी यूसी से किसी गवर्नमेंट के स्कूलों में देखते हैं तो उनके माल बंधे हुए होते हैं, बूह पड़ा हुआ होता है उनके। बस अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम वहाँ जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है उन स्कूलों की कंडीशन देख के, उन बिल्डिंगों की कंडीशन देख के बहुत दुख होता है। फिर हम अपना खेमा स्कूल एक कायम करते हैं वहाँ दोस्तों की जेब खर्ची से, और मुझे एक सपोर्ट करती है मैम साइमा कुरैशी जो शुरू से मुझे सपोर्ट करती है, मेरी उस्ताद भी है, टीचर भी है, और मैं उसकी सपोर्ट से काफ़ी स्कूलों तक अभी समझो कि काम कर रहा हूँ।
बाकी कोई और भी दोस्त जो मेरे काम को देखते हैं, वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग को, मेरा एक पेज भी बना हुआ है, तो मुझे वहाँ पर भी कोई स्टेशनरी सपोर्ट करता है, कोई टेंट स्कूल लेके, खेमा स्कूल देता है, कोई मुझे चटाई लेके देता है, कोई बच्चों के लिए और भी काफ़ी चीज़ें। और मैं एक आपको और बात बताऊं कि मैं बच्चों को सिर्फ दुनिया तालीम नहीं दे रहा, जहाँ पर मुस्लिम बच्चे हैं मैं उनको इस्लामी तालीम भी दे रहा हूँ, और काफ़ी स्कूलों में मेरे बच्चों को इस्लामी तालीम भी मिल रही है। लेकिन तो आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जुनैद, लेकिन लगातार करता रहूँगा। अपने फ्यूचर प्लान्स का बताइएगा, इन प्रोजेक्ट्स को लेके क्या देख रहे हैं फ्यूचर इन प्रोजेक्ट्स का? मैं यही कहूँगा कि इस काम के लिए हमें बहुत ज़रूरत है, और फ्यूचर में मुझे भले कामयाबी ना मिले लोगों से, या इसमें मुझे हो सकता है अभी भी दुश्वारियाँ बहुत सारियाँ हैं, क्योंकि हम अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट देती भी है तो एक चीज़ देती है तो दो चीज़ें नहीं मिलती, तो हमारे लिए बहुत दुश्वारी होती है। लेकिन मुझे यही है कि मुझे इन बच्चों में बहुत उम्मीदें नज़र आती हैं। मैं जब भी जहाँ भी स्कूल ओपन करता हूँ तो मुझे वो जब अपना उस्ताद कहते हैं, साईं कहते हैं ना, तो मेरी दिल में उनके लिए बहुत जज्बे आ जाते हैं, और वो मुझे बहुत रिस्पॉन्स देते हैं। भले उनके वालिदैन मुझे कम ही रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन बच्चे जब भी मैं किसी खेमा स्कूल पर मेरा एक विजिट होते हैं, मेरे हर खेमा स्कूल में 1 से 2 टीचर हैं, पर मैं हर मंथ में एक स्कूल पे ज़रूर विजिट करता हूँ, तो पूरा महीना मेरा ऐसा गुजर जाता है। आज भी मेरे 3 से 4 स्कूल विजिट हैं, तो हर रोज़ मेरे 3 से 4 स्कूल विजिट होते हैं, और मेरे 36 स्कूल है पूरे सिंध में। तो मैं अपने बाइक पे सफ़र करता हूँ, मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है, एक ही बाइक है जिस पर मैं जाता हूँ और मेरे वॉलंटियर जाते हैं, जहाँ मैं उस पर सफ़र करता हूँ। आप बड़ा ज़बरदस्त काम करें जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका कि सब सवेरे पाक आप हिस्सा बने, और यकीनन ऐसे नौजवानों की हमें ज़रूरत है, ऐसे दिमागों की हमें ज़रूरत है, ऐसे अच्छे दिल वालों की हमें ज़रूरत है कि जो दूसरों के बारे में सोच रहे हों। और वो बच्चे यकीनन टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उनके दहलीज तक सहूलतें ही नहीं पहुंच पाती कि वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला सकें। उनको एक रास्ता मिला है। लेकिन अब हम अगर जुनैद की बात करें तो जुनैद ना सिर्फ अगर हम देखें तो इस टाइम जो बेहतरीन काम कर रहे हैं वो अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं कि बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और बच्चों की तालीम के लिए इतने ज़्यादा वो मतलब सेंसिटिव भी हैं। वो कहते हैं कि मैं उनको देखता हूँ तो फिर मेरे दिल को मतलब इस तरह से होता है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, इनका मुस्तकबिल संवरें। तो ये एक जज्बा होना भी हर एक में नहीं होता है, जज्बा जिसमें होता है उसको फिर सराहना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम यही दुआ करेंगे कि जो मुश्किलात जुनैद को फेस करनी पड़ रही हैं वो मुश्किलात अल्लाह ताला जो है वो दूर करे, और ये बच्चे यकीनी तौर पर तालीम जो है इनका बुनियादी हक़ है, और ये हक़ अगर जुनैद और दीगर ऐसे काम करने वाले उन तक पहुँचा रहे हैं तो अल्लाह उनको इस काम में जो जज़ाए खैर भी दे, और इस काम में मज़ीद बरकतें जो है अल्लाह ताला उनके हिस्से में डाले। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे फॉलेज की, जो कि ऐसा मरज़ है जो कि सिर्फ जिस्म के किसी हिस्से को मफलूज नहीं करता बल्कि मौत का बाइस भी बन सकता है। ताहम अपने तर्ज ज़िंदगी और ख़ुराक में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ करके हम फॉलेज के ख़तरे को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी वैसे एक सवाल है कि क्या फॉलेज के ख़तरे को कम किया जा सकता है? आपको कैसे पता लगे कि आप हाई रिस्क पे हैं और उसके बाद करना क्या है? अच्छा, अमरीकी साइंसदान रोज़मर्रा ग़िज़ाई मामूलात और अमूमी सेहत से मुतल्लिक तवील मुद्दती आदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लेकर इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि पौधों से हासिल करदा तेल फॉलेज से आपको बचा सकता है। और तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि जिन अफराद की रोज़मर्रा ग़िज़ा में पौधों और सब्जियों से हासिल की गई चिकनाई की मिकदार सबसे ज़्यादा थी, उनमें 27 साल बाद भी फॉलेज का ख़तरा ऐसे अफराद से 12% कम था जो जानवरों या दूसरे ज़राए से हासिल शुदा चिकनाई इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल हमजा, इसके बरक्स अगर हम बात करें गोश्त और हैवानी चिकनाई की तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में फॉलेज का ख़तरा कम हैवानी चिकनाई इस्तेमाल करने वालों के निस्बत 16% ज़्यादा देखा गया। और तहकीकारों का कहना है कि गोश्त की चिकनाई के बजाय जैतून, सोयाबीन, मकई और दूसरे जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं अगर तो फॉलेज से आप बच सकते हैं। यानी कि फॉलेज से बचा जा सकता है, ये हमें रिसर्चर्स बता रहे हैं, लेकिन हमने तो अपनी मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत
डॉक्टर फजीन मलिक से जानना है कि जी कि वाकई ये बात दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। ये बातें दुरुस्त हैं, फॉलिज से बचा भी जा सकता है अगर आपको पहले पता लग जाए? जी बिल्कुल बचा जा सकता है। कई लोगों में मौरूसियत में ये होता है, जेनेटिक्स में इसमें कि वो स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ग़िज़ा को सही करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं जिसमें फॉलिज भी शामिल है, फॉलिज या स्ट्रोक। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ऑयल्स की बात हो रही है ये किस हद तक दुरुस्त है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या ये बीन्स वगैरह से ले जाते हैं ये इफेक्टिव है ज़्यादा, इनसे हम बच सकते हैं ये जो फॉलिज वगैरह का खतरा? देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की या स्ट्रोक की, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है डॉक्टर आपको कहते हैं प्लीज़ अपनी ऑयल कंजम्पशन को कम करें। उसमें फिर आ जाता है किस टाइप ऑफ ऑयल। अभी जैसे आप लोग रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे कि जो एनिमल बेस्ड ऑयल्स हैं, मसलन ये देसी घी और ये मक्खन और इस तरह की चीज़ें, जो मार्जरीन है वो तो और भी उससे भी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है, तो ये इनसे बेहतर है कि वेजिटेबल ऑयल्स का कुकिंग में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब ये बात जब साबित हो जाती है तो फिर हमें इसका ये मतलब नहीं कि वेजिटेबल ऑयल अगर हम कह रहे हैं कि वो फॉलिज का जो इंसिडेंस है वो कम करेगा तो हम उसको ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑयल को हमने टोटली ही कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। ये वाज़े अमर है कि चाहे वो वेजिटेबल है चाहे वो एनिमल है, उसमें अब जब सेकंड लेवल पे हम आ गए कि हमने एनिमल नहीं यूज़ करना और वेजिटेबल करना है तो कम करना है, और उसमें क्वालिटी या कौन सा जो है हमारी चॉइस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हार्ट पेशेंट्स या स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट, और ऑलिव ऑयल आपको पता है कि उसका डीजेनरेशन टाइम या स्मोक पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, तो फिर इसलिए हम लोगों की सब कॉन्टिनेंटल इंडियन और पाकिस्तानी कुकिंग जो है उसके अंदर फिर हम लोग कनोला या कॉर्न ऑयल या सैफलावर ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं कि जब आपको सोच लेना है कि नहीं भाई अब ग़िज़ा जो है हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, अब हमें स्ट्रोक का खदशा या ख़तरा लाहक हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं, आप सबसे पहले अपना लिपिड प्रोफाइल उम्र के 25 साल जब हो जाएं तो उसके बाद करवाया करें हर साल। उससे आपको पता, फास्टिंग में पता लगता है कि आपके लिपिड्स कितने हैं। जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको स्ट्रोक हो जाए। जिन लोगों के अंदर ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं गाढ़ा ब्लड है, यानी कि उनको ब्लड थिनर्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो फिर ब्लड थिनर्स भी यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। और ये इवन ये नहीं कि ये 30s 40s में होता है, 25 साल की उम्र में भी हो सकता है कि आपको ब्लड थिनर्स, डॉक्टर ये कम इंसिडेंस है लेकिन हो सकता है अगर आपकी जेनेटिक्स में है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई और हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का चांस है, तो फिर ब्लड थिनर जो लो डोज एस्प्रिन होती है वो कई जगह पे शुरू करवाई जा सकती है। तो इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है वॉक या कोई भी एक्सरसाइज, क्योंकि जब आपकी बॉडी मोबाइल रहती है तो उसकी जो सर्कुलेशन है वो अच्छी रहती है और वो बेहतर रहती है। वो ग़िज़ाएं जो कि आपकी हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज करती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है गलत ऑयल का इस्तेमाल करना और ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना। तो इसमें एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सबसे अच्छे जाने जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये होता है कि आपने सौते करना हो या आपने बेकिंग के वक्त उसको हल्का सा बारबेक्यू के ऊपर लगा दिया, या इस तरह जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं ना, जो आपको शेल्फों पे मिलते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वो इतने, उसमें भी वेजिटेबल ऑयल में भी आके फिर वो इतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हम लोग यूज़ इसलिए नहीं कर सकते कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है जो नेचुरल फॉर्म से करीब होता है, जो दूसरे होते हैं उनमें हाइड्रोजनेशन कर करके उनको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट किया होता है, मतलब थोड़ा उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई होती है ताकि उनका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो जाए। हमने तो तलनी होती हैं चीज़ें, तो जब हमने तलनी है तो फिर हमने ये करना है। लेकिन जिस तरह से हमने बात की है ऑयल्स की, हम लोग, क्योंकि हम लोगों को जब तक वो तरी ना हो ऊपर, तो हम लोगों को तो वो खाना प्यारा भी नहीं लग रहा होता। तो वो जो तरी होती है वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है हमारे लिए, और ख़ास तौर पे अगर हम हार्ट पेशेंट की बात कर रहे हो तो। दैट्स ट्रू। देखें किसी भी पेशेंट में अब ऐसी एज आ गई जब लोग इतने ज़्यादा मोबाइल नहीं रहे और ज़्यादातर फ़ोन्स के ऊपर होते हैं, और इमोबिलिटी एक बहुत बड़ा जो है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, तो उसमें यह है कि ऑयल वैसे ही कम खाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी को हार्ट पेशेंट है या नहीं है। हार्ट पेशेंट, देखिए अब मेथड ऑफ कुकिंग पे आ जाते हैं। मेथड ऑफ कुकिंग होती है बॉइलिंग, ब्रॉयलिंग, बेकिंग या सौतेइंग। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है टाइप 2, जिनको स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हों, जिनके ब्लड को एग्लिबिलिटी ज़्यादा हो, यानी कि ब्लड जल्दी हो जाता हो, क्लॉट हो जाता हो, उन लोगों के लिए, या जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है या नहीं भी हैं, ब्लड प्रेशर है या उनके ख़ानदान में है,
और उनकी दोनों साइडों से आ रहा है, तो आपने इसमें ऑयल को हमेशा लो रखना है और कुकिंग मेथड्स को कम करना है। जो तरी वाली आप बात कर रही हो दैट इज वेरी हैजर्डस, और वो जिसमें पूरी रिफ्लेक्शन लाइटों की नजर आई, वो वाला जो सालन है ना, वो वाला इज एक्चुअली गोइंग टू गेट टू यू। सो इसका ये मतलब नहीं है हर केस के हम उसको जिंदगी से निकाल दें, वंस अ वीक अपने लिए रखें, लेकिन उससे उसके जो नेक्स्ट मील है वो आप सूप और कोई ऐसी चीज़ रखें जो कि उसके लिए कॉम्पनसेट कर जाए, और फिर आप वॉक अपनी 20 से 25 मिनट एवरी डे जो है वो करें, ताकि आपका एक सर्कुलेशन और एक नॉर्मल बॉडी को जो मैसेज आता है। लोग ये पूछते हैं कि जी हम बड़े एक्टिव हैं डॉक्टर साहिबा, तो इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। यू नीड टू गिव योर बॉडी अ मैसेज ऑफ माइंडफुल एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत नेसेसरी हैं जब आप स्ट्रोक से बचने के बारे में सोच रहे होते हैं या हार्ट डिजीज़ के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, मिग्रेन वाले ख़ास तौर पर, और दूसरे शायद ब्लड प्रेशर की वजह से लोग कहते हैं कि जी कि मेरी तो पता नहीं कनपट्टी पर ऐसे है जैसे कि वेन मुझे जो है ना हिलती हुई नज़र आ रही है या फड़फड़ाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हम ब्लड प्रेशर अपना चेक नहीं कर रहे होते। ये लोग भी ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, और हेडेक को माइल्ड ही लेना चाहिए। अगर हेडेक आपको ज़्यादा होती है, एक तो ज़्यादा होती है और ज़्यादा अरसे के लिए, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए होती है, तो फिर आपको ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स दोनों चेक करने चाहिए। और ब्लड प्रेशर अगर हाई आए तो उसके 3 इंस्टेंसेस होते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली उन लेवल्स पे हाई आ रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके बात करें। और 120/80 जो है, इससे ऊपर अब माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन कहते हैं, और जिसका मतलब 130 और 90 वो कह रहे हैं नहीं जी कुछ नहीं, चलो जी 120/80 नॉर्मल होता है। नहीं, वो उस दहाने पे आ गया है और उसको चेकअप कराना चाहिए, और लाजमी दवाइयाँ जो हैं वो जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा लैब्स के बाद, लैब टेस्ट्स के बाद, उसके बाद वो लेनी चाहिए। और अपनी डाइट में फटाफट कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, कैफीन और फिजी ड्रिंक्स का कम इस्तेमाल, शुगर का कम इस्तेमाल, ऑयल्स का कम इस्तेमाल, कुकिंग मेथड को लाइफस्टाइल के लिए चेंज करें, सैलड्स का ज़्यादा इस्तेमाल, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल, और वॉक। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ तो अल्लाह के हाथ में कितने ईयर्स अल्लाह करें, बट लॉन्जेविटी आप उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर फरजीन, जिस तरह से हमदा ने बात की, कुछ लोगों को मिग्रेन का इशू होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो फिर उन लोगों वो भी इस चांस पे होता है कि उनको हाई रिस्क होता है कि उनको हो सकता है मतलब स्ट्रोक वगैरह हो सकता है या पैरालाइज वगैरह जिस तरह से वो हो सकता है। नहीं, माइग्रेन एज सच उस तरह से नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट हेडेक। माइग्रेन जो होती है वो एक डिफरेंट हेडेक होती है। हेडेक्स होती है ना, फोकल हेडेक्स, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेस हेडेक्स, माइग्रेन्स, लेकिन फिर भी हेडेक को आप उस तरह से कई दफ़ा नहीं उसको मार्जिनलाइज कर सकते, मुझे ये है, बस एक हेडेक हो रही है और आपको ज़्यादा हो रही है। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों को हेडेक ज़्यादा रहे, उन लोगों को ज़रूर चेकअप करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि कई दफ़ा स्ट्रोक से पहले हेडेक्स ऐसी होती हैं जो कि जा ही नहीं रही होती हैं। हेडेक्स हो रही हूँ, उल्टियाँ आ रही हूँ, नौजिया हो रहा हो, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही हो, घबराहट का शिकार हो रहे हो, तो फौरी तौर पे यू शुड गो टू अ मेडिकल इमरजेंसी एंड गेट इट चेक्ड आउट। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जी कि मैं खड़ा हुआ या खड़ी हुई तो अचानक अंधेरा आ गया, और अक्सर लोगों का विजन जो है वो ब्लर हो रहा होता है, तो ये भी कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि उसको बाद में स्ट्रोक हो जाए? बिल्कुल ऐसे हो सकती है, और ये वाली चीज़ें जो हैं ये जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है और आपको बता रही है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। आप बेशक कई दफ़ा ये इट्स अ स्मॉल थिंग कि पोस्चरल हाइपोटेंशन हो गई कि जी बंदा एकदम झुका हुआ था और खड़ा हो गया तो सर कुछ सप्लाई, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन फिर भी एक होती है TIA होते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक जो होते हैं अटैक्स, वो होते हैं उसमें हमजा के और इकरा के, उसमें ये होता है कि एकदम से बंदा ना मतलब जैसे थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ और फिर वापस आ गया, तो उसमें भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उसको भी लाइटली ना लें कि आपका एकदम वो ब्लैकआउट हुआ और वापस आया, तो आपने वो चेकआउट करना है। वो TIAs जो होते हैं वो भी एक मतलब लाइक अ प्री डिस्पोजिशन कैन बी अ वार्निंग टू स्ट्रोक, और कैन बी अ डिजीज ऑन इट्स ओन, कैन बी ब्रेन में फिर MRIs वगैरह करा के देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें, हाई ब्लड प्रेशर ही ज़्यादा बड़ा कॉज है या मेजर कॉज है, या लो ब्लड प्रेशर जो है वो भी कोई? बोथ ऑफ देम एनीवेयर जहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को कॉम्प्रोमाइज हो जाए। देखो, लो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर से ब्लड बहुत स्लो जा रहा है और सही नहीं जा रहा। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है बहुत फिशार के साथ जा रहा है। एनीथिंग विच डज दैट कैन मोबिलाइज अ क्लॉट और फॉर्म अ क्लॉट,
जब मोबिलाइज होता है हार्ट ब्रेन के अंदर या हार्ट के अंदर तो स्ट्रोक हो जाता है फिर। सो वो स्ट्रोक कब कितना डेट्रीमेंटल होता है ये भी होता है कि राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है, स्पीच इफेक्ट होती है लेफ्ट साइडेड में, फिर उसके बाद ये होता है कि वापसी कितनी है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। तो इसलिए बेहतर है कि पानी वगैरह का इस्तेमाल, मशरूबात का इस्तेमाल कम रखा जाए और अपनी डाइट को बैलेंस आउट किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर फरजीन, ये भी मैं बताइए कितने टाइम बाद एक जो पेशेंट है या पेशेंट के अलावा जो हेल्दी पर्सन भी है उसको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए कि उसको इस तरह के चांसेस अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें मौजूद और कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? देखिए, एक तो लिपिड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड शुगर के लिए HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आप अपने बेसलाइन थायराइड फंक्शन टेस्ट होना चाहिए तकरीबन हर 2 साल के बाद। जो ये वाले टेस्ट जो मैंने लिपिड प्रोफाइल और जो बताया आपको HbA1c, ये होने चाहिए तकरीबन हर साल के बाद। तो ये आप ले लें, प्लस आप डॉक्टर से बात करें, वो भी शायद एडिशनल कोई टेस्ट आपके LFTs यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट भी करा रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट भी हाई आए, क्योंकि हर चीज़ ना आपके देखिए, और इसमें स्ट्रोक में हम मोटापे की तरफ भी जाते हैं कि आपने अपने वेट को भी कम रखना है और इन चेक रखना है। जितना आप तोंद निकलने देंगे और आप समझेंगे कि टांगे बाजू पतले नहीं, जो ये वाला मिड सर्कमफ्रेंस एरिया जब इंक्रीज होता है तो देन दैट मीन्स योर चांसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ऑफ हार्ट अटैक्स, ऑफ डायबिटीज एंड ऑफ स्ट्रोक आर इंक्रीजिंग। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे होते हैं और ख़ासतौर पर न्यूट्रिशन का जिक्र हो रहा होता है तो हम बताते हैं सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और लोग अक्सर जो हमें जानते हैं वो कहते हैं यार तुम लोग तो पूरे पाकिस्तान को सब्जियां ही खिलाई जा रहे हो। सब्जियां कितना बेहतर फूड है आपके लिए और कितनी बीमारियों से आपको बचाती हैं? देखिए, सब्जियां जब हम बात करते हैं नेचर के करीब जाने की, तो सब्जियां और फल नेचुरल मोस्ट है, ठीक है ना। मतलब दरख्त से उतरे और आपके पास आ गए, पौधों से उतरे और आपके पास आ गए। अब आगे आ गई उसकी पकाने की, ठीक है। अब जब आप सब्जियों पे नेशन को लगाते हैं तो हम सब्जियों की बात कर रहे होते हैं, वो सब्जियां जिनको हमने स्टीम किया हो या वो सब्जियां जो कि सलाद के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल में मतलब अगर मैं सोचूं, इसके बारे में मैंने पूरा सोचा कि अगर मैं सब्जी ना पसंद करूं, मुझे पसंद है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मुझे सब्जी नहीं पसंद आ रही और मुझे कोई कह रहा है कि खाओ, तो मुझे उसके क्या करने चाहिए तरीके। जैसे हम गोश्त पकाने को 604 तरीके हमने निकाले, इसी तरह सब्जियों में भिगारे बैंगन, कद्दू का रायता, सैलेड्स अगर आप क्रश करके रायता बना लें और गोश्त के साथ ही बेशक खा लें। इसके अलावा सैलेड्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इतनी है, बीन्स के सैलेड हैं, ये क्या रेड लोबिये के सैलेड हो गया। तो आप वेजिटेबल्स और सब्जियां और सीड्स और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मटर लोग ऐसे, ये क्या छल्ली मिल रही है, आप छल्ली का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ों को उसको हम स्नैक फूड समझते हैं, लेकिन वो पूरी एक मील होती है, ठीक है ना। छल्ली जो है खाने के बाद फिर हमने घर जाके खाना भी खाना होता है, लेकिन एक्चुअली छल्ली जो है वो पूरी लंच। तो इस तरह ना हम डिफरेंट तरीके, जैसे काफ़ी ममालिक हैं जिनमें जो है लोग वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, तो वो अपनी डिफरेंट तरीकों के वो बेसन के चीज़ें और वो दाल की चीज़ें बना लेते हैं। तो लेट्स गेट इनटू दिस आल्सो कि हम ना हर चीज़ को अगर हम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करके चलें। सुस्ती पसंद होता है ना, तो फिर हम लोग जो इतने वो उसको डिफरेंट तरीकों से बनाना भी नहीं चाहते, हम एक ही रिवायती तरीके से बना रहे होते हैं। हम सुस्ती नहीं, हमें पसंद ही नहीं आ रही होती वेजिटेबल। बिल्कुल ऐसी है, हम तो सोचते नहीं है कि इसमें भी कुछ जिद्दत आ सकती है, इसमें नहीं आ सकती है, इसकी तो मतलब अब जब हमजा कह रहे हैं कि सब्जी खाएं तो इसका मतलब नहीं कि इनके सब्जियों का कारोबार है, इसका ये मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप सब लोग हेल्दी, हम सब जो है हेल्दी हो जाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कब सब्जियां कितनी ज़रूरी हैं और कब आप ख़तरे में हैं, कौन कौन लोग ख़तरे में हैं। ख़ासतौर पे हम फॉलेज का जिक्र कर रहे थे, स्ट्रोक का जिक्र कर रहे थे, तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हमने तब्दील फौरी तौर पर करना है। और लाइफस्टाइल को तब्दील करने के साथ मौसम की तब्दीली का कुछ जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, मौसम की तब्दीली भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। मौसम की तब्दीली के हवाले से बताइएगा, कब हम देख रहे हैं कि जब थोड़ा मौसम अब मज़ीद चेंज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अभी कोई बारिश वगैरह का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो अभी क्या आपकी खास तौर पे यही सरदार साहब, बारिशें कब हो रही हैं? क्योंकि मौसम में तब्दीली तभी आएगी तो ये जो मौसमी बीमारी है उनसे भी जान छुट पाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बारिशें इस दफ़ा ये जो असल में महीने होते हैं ना नवंबर और दिसंबर, इसमें वैसे ही बहुत कम होती हैं पाकिस्तान में। मतलब सबसे ड्राइएस्ट मंथ आप कहें, वन ऑफ द ड्राइएस्ट मंथ तो वही अक्टूबर
अक्टूबर तो खैर मैं टेस्ट किया था, तो ये नवंबर और दिसंबर ऐसे ही चलता है, बहुत कम ही बारिशें होती हैं। तो अभी हल्की फुल्की बारिश का कोई इम्कान है जीबी में अगले 18-19 तारीख को 18, और कोई ख़ास नहीं है। फिर मेरे ख्याल में 27-28 को एक स्पेल आएगा जिसमें जीबी के साथ साथ केपी के भी नॉर्दर्न एरियाज में कुछ बारिश मुतवक्के है और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है उसके नतीजे में। तो ये कोई सही नहीं कि बकिया दिनों में, और दिसंबर भी कमोबेश ऐसे ही गुजरेगा, कोई एक हल्का फुल्का स्पेल वो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में होगा। तो ऐसे ही चल रहा है, ड्राई मौसम ही आगे। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, हम मतलब कि अब जब भी मौसम की बात हो रही होती है तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, हमारे मौसम बदल गए हैं, महीने बदल गए हैं, आगे पीछे थोड़ा सा मौसम हो गया है। तो सर्दियों का दौरानिया क्या रहेगा, कुछ अभी तक हम अंदाज़ा लगा पाएँ? जी देखिए, सर्दी का दौरानिया तो वही मार्च तक हमारे नॉर्थ पाकिस्तान में तो मार्च तक चलता है, कम से कम फरवरी के एंड तक तो लाजमी चलता है। तो फिलहाल तो एक्सपेक्टेशन यही है कि उसी तरह से रहेगा कि फरवरी तक के एंड तक सर्दी रहेगी उधर नॉर्थ पाकिस्तान में। और साउथ में बात करें तो जनवरी के एंड तक, फरवरी में फिर यहाँ मौसम बेहतर हो जाता है, तो जनवरी के एंड तक सर्दी का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बता रहे मौसम कैसा रहेगा। अभी कोई अनकरीब बारिशें नहीं हो रही हैं कि जिसके लिए हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह सरदार साहब से ये सुन लिया जाए कि बारिश हो रही है वगैरह। नहीं हो रही भाई हमजा, लेकिन सर्दियाँ बहुत कम टाइम के लिए होगी। अब सिर्फ मार्च के मतलब मार्च तक हमें सर्दियाँ होती हैं, और अब वैसे हम देखें तो एंटर भी हम बहुत लेट हो रहा है। नवंबर, मिड ऑफ नवंबर में हम आ गए, लेकिन हमें सर्दी वो वाली महसूस नहीं जो कि होती थी पहले। हाँ, और हम फिर क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर रहे होते हैं, उसमें फ़ज़ाई आलूदगी की भी बात हो रही होती है। जी, मुल्तान में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत हज़ारों नए दरख्त लगाए। क्या बात है। इसी हवाले से हमजा, जो सरमद अली हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और शानदार रिपोर्ट तैयार किया। पहले हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखा देते हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी और तारीखी जामिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए 3660 नए फलदार दरख्त लगा दिए गए, जो अगले चंद सालों में फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मजमूई तौर पर जामिया के 10,000 से ज़ायद दरख्त शहर की आलूदगी को कम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसका मकसद ये है कि एक तो अर्बन फॉरेस्ट हो गया, ऑर्चर्ड, प्लस स्टूडेंट्स को अच्छी आब हवा, फ़ज़ा, और जो इमरान खान का विजन है ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसकी भी अक्कासी हो रही है। 25 मुरब्बे के वसी और अरीज रकबे पर मुहित यूनिवर्सिटी में 40 एकड़ जमीन पर नया अर्बन फॉरेस्ट लगाया गया है, जिससे यूनिवर्सिटी सरसब्ज और दिलकश मंजर पेश कर रही है। जब से यूनिवर्सिटी में इस तरह इकदाम किए गए हैं, नए दरख्त लगाए गए, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया। हमारे यहाँ का आबो हवा में बहुत तब्दीली आई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी काफ़ी पढ़ने में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है उतना ज़्यादा हम लोग रिलैक्स फील करते हैं और अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया खाली पड़ी अराजी को आउटसोर्स करके अपनी आमदन में इजाफा करने की हिकमत अमली पर गामजन है। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ सरमद अली, 92 न्यूज़, मुल्तान। ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। अपनी जिम्मेदारी आप लोग भी पूरी करें, हम लोग भी पूरी करें, और एक दरख्त लाजमी तौर पर हम भी अपने हिस्से का लगाएंगे। इसी अज़्म के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।